कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं जो उस तरीके से पब्लिक में नहीं आती। कोई लेफ्ट लीनिंग वाला या कोई राइट लीनिंग वाला जो अपने फायदे के लिए वो न्यूज़ निकाल रहा है, तब मुझे इतना आइडिया आ जाता है कि मुझे इससे दूर रहना है। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, ये देहरादून हुआ था, वो हुआ था। सो वो जैसे ही हुआ बस वो आउट था मीडिया में, एंड दे डिडंट सेंसर द पीपल हु वर देयर। या वही नहीं तो कहीं और भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो लोग सेंसर नहीं करते हैं। इतना डिसेंसिटाइज्ड मीडिया होना नहीं चाहिए कि अगर कोई आपके सामने बुरी हालत में और आप उसके आगे कैमरा ले जा रहे हो। जब मैं रोस्ट लिखती थी, जो मेरे एडिटर्स होते थे ना, वो बोलते थे रितिका ये लिख के तो तुम जेल चली जाओगी। मैं फोन लेके निकल जाता हूँ, कैमरा लेके निकल जाता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। अरे बट व्हाट चेंज आर यू ब्रिंगिंग इन द सोसाइटी? आई हैव गॉट मेनी थ्रेट्स, और मैंने इतनी थ्रेट्स उस चीज में ले ली है बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अचीवमेंट है, और वो एक मेंटल वो भी हो जाता है कि शिट इसके बाद क्या करना है। कुछ ऐसे फैक्ट चेकर्स भी हैं कि वो चाहते हैं कि एक ही जगह का फैक्ट चेक करें। आप अपनी साइड की भी तो फैक्ट चेक करो ना, आप वो तो देख ही नहीं रहे हो। आप छत्रपति शिवाजी की भूमि पर हो, उनको क्यों नहीं आप लोग आफ्टर करो, उनको देखो ना, वो क्यों नहीं आपके आइडल्स हैं। आई थिंक वक्फ ने किसी कम्युनिटी को तो हार्म नहीं करा, लेकिन कम्युनिटी के लीडर्स ज्यादा हार्म हुए। वक्फ वॉज अ थिंग, एक तो लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, जानते भी थे तो कोई बात करना समझता नहीं था, क्योंकि डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो वक्फ की है। उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू किया गया है तो वो एक बहुत बेहतरीन डिसीजन है। जो सबसे ज़्यादा लोगों को याद है वो तो महुआ मोइत्रा वाला है। तो आई जस्ट पोस्टेड, एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि महुआ मोइत्रा ने उसमें कमेंट भी किया था, आई कांट डू दैट हियर। क्या हाल है दोस्तों, एक और मेंटालिटी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं मिस रितिका चंडोला। आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे अबाउट जर्नलिज्म, अबाउट द कल्चर, द मीडिया एंड वेरियस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द एंटायर एपिसोड। थैंक यू सो मच Ritika Chandola for coming on the podcast. यार I'll be very honest with you Ritika, मैं तुम्हारा काम बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। I was like कि मेरे को I want to have a chat with her on the podcast and want to dig and pick your brains on how you come up with such sarcastic content on Twitter. कैसे चल रहा है? How do you manage doing all of this all by yourself? And if you could just run me through your journey into journalism and what you're doing right now. Where did it start from और अब ये कैसे हो रहा है? इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आई डोंट नो कि मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज अगर मैं बात करूँ कि स्कूल में जब 10th क्लास कर ली थी, आई स्टार्टेड दिस मैगजीन, आई वाज टेलिंग यू। तो वो जर्नल था, एंड उसमें लिखना सीखा खुद से कि कैसे कंटेंट होता है, कैसे होता है। बिकॉज माई बैकग्राउंड इज़ नॉट लाइक दैट कि मेरे घर से राइटर्स निकले हो या जोक मारने वाले लोग निकले, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, देयर इज़ अ वेरी फाइन एनवायरनमेंट इन माई होम, बिकॉज कोई भी कुछ भी बोल देता है। वही जो देसी एनवायरनमेंट होता है कि आपको डांट पड़ती है तो वो भी मजाक लगती है। सो एनी हाउ यू बिकम लाइक दैट, है ना। तो ऐसा कोई एलीट वाला वो नहीं था। एलीटिज्म वैसे भी था क्योंकि पेरेंट्स अच्छे बैकग्राउंड से हैं तो वो तो था ही, लेकिन उसी के साथ डांट मारपीट ये सब भी होता था। तो धीरे धीरे मारपीट हरकतें ऐसी रही है तो वो तो खैर आज भी डांट पड़ी जाती है। बट इट्स लाइक कि जब हम डांट खाते हैं एंड धीरे धीरे जब अपने सराउंडिंग्स में देखा, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कुमाऊनी बैकग्राउंड, तो हमारे यहाँ ना नौटंकी भी होती है इन होलीज एंड एवरीथिंग। तो हमारे यहाँ बहुत चिल एनवायरनमेंट होता है। कोई कितनी भी बड़ी क्लास का आदमी हो या कोई भी वो हो, वो ना बैलेंस हो जाते हैं साथ में जब भी आते हैं। तो इनहेरिट कर लेते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज है, ये क्या है। सो आई सॉ दैट कि अच्छा, एक्टिंग भी एक अंदर अंदर आने लग गई थी बचपन से ही। तो मेरे मोहल्ले में कोई भी आंटी होती थी पड़ोस में, मैं सबकी एक्टिंग कर लेती थी। तो वो सब मुझे पकड़ते थे कि मतलब आके ना आज भी कर लेते हैं, तो मैं आज भी एक्टिंग कर लेती हूँ उन लोगों की। और अंकल्स भी जितने भी हैं उन सबकी मतलब शक्लें बनानी है या वो करनी है। सो दैट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग टू मी दिस टाइम। वो एक्चुअली लोगों को मेरा टैलेंट दिख गया है कि मैं किसी को भी कॉपी कर सकती हूँ। तो वैसे ही शुरू हुआ, और धीरे धीरे व्हेन आई डिड माय 10th, उसके बाद मैंने मैगजीन शुरू की। तो मैंने 8th क्लास में सोच लिया था मुझे जर्नलिज्म करना है। डॉक्टर मुझे बनना नहीं, इंजीनियरिंग मुझे करनी नहीं, साफ सीधे बहुत क्लैरिटी से मैंने अपना कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करा, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट थे तो थोड़ा इजी कॉमर्स था। अगर आर्ट्स हो तो मैं डेफिनेटली वही लेती। तो लेकिन उस टाइम में सोच लिया था कि 12th के बाद क्या करना है। दैट वाज मास कम्युनिकेशन, तो वो करा। और उसके साथ साथ न्यूज़ में काम करना, और उसी के साथ कॉलेज में थिएटर एक्टिविटीज़, डांस एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी कोई आर्ट की एक्टिविटी नहीं थी जो मैंने नहीं छोड़ी, इंक्लूडिंग डिबेट्स।
तो एनी हाउ दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग माई ओन सेंस कि मुझे क्या चीज़ें सोसाइटी में देखनी है। 2-3 चीज़ें लैक की, जैसे कि साइंस, और साइंस के ही जो पार्ट्स है तो वो मेरे भाई ने कवर कर दिया। ही कवर्ड दैट सेक्ट ऑफ द थिंग। फिर जर्नलिज्म में करा। व्हेन आई वाज परस्यूइंग मास्टर्स आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, वैसे जॉब काइंड ऑफ जॉब। उससे पहले भले ही मैं अपनी मैगजीन चला रही थी, बट थ्रू जॉब यू गेट अ परफेक्ट सम ऑफ अर्निंग फॉर अ मंथ। तो वो करा एंड that's when like people started recognizing me. That's when I got to know कि ठीक है यार, मतलब मैं बोलने में भी बढ़िया हूँ और मैं कर सकती हूँ शायद इसमें कुछ। Although I wanted this, my parents also wanted this, but they wanted it in a very big platform, like a mainstream media. But I didn't want to jump in that कि मतलब मैं बस निकली और मैं जंप करूँ, क्योंकि I know repercussions of all that कि एकदम जाओगे तो आपको वैसे भी वो स्टूडियो में नहीं बैठाएंगे। You need experience, you need knowledge, you need information, और कैसे आप बिल्डअप करते हो। सो वहाँ पे स्टार्ट किया एंड देन आई लेफ्ट दैट चैनल। फिर एक और चैनल ज्वाइन किया। फिर ग्रेजुअली मतलब फिर मैं फ्रीलांसिंग में आ गई। मैंने एस्टैब्लिश्ड दैट। तो अभी फ्रीलांसिंग के थ्रू आई एम विद अ फ्यू चैनल्स जिनको मैं वीडियोस देती हूँ और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। दे आर वेरी नाइस channels anyhow established. तो that's how like journey in journalism went on. और जर्नलिज्म का ही पर्टिकुलरली बोलूँगी तो बचपन से थोड़ा सा ये एक घर में एनवायरनमेंट था कि पेरेंट्स न्यूज़पेपर आता है वो खोल के बैठ जाते हैं, तो वो भी मतलब बताते रहते हैं कि बेटा देख ले, ये कोई बड़ा आदमी है, इसकी डेथ हो गई, या ये बड़ा सा आदमी है, इसने ये कर लिया, ये अचीवमेंट रही है। तो वो मुझे याद रहता था। और सबसे बढ़िया बात ये कि वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से वो आया। एंड व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्कूल और जीके की क्लास होती थी, आई न्यू एवरी करंट अफेयर। नो वन न्यू दैट। भले ही मुझे मैथ्स की क्लास में मैथ्स नहीं आती, साइंस की क्लास में साइंस नहीं आती, बट जीके की क्लास में मुझे सब पता रहता है। और वो मैंने कभी सोचा ही नहीं बचपन में कि मेरी जीके भी अच्छे हो सकते हैं, करंट अफेयर्स अच्छे हो सकते हैं। बट वो चीज़ धीरे धीरे बड़े होके पता चली। जब पता चला ओके मतलब देर आर पीपल हु आर गुड इन जीके ऑल्सो, फिर जाके पता चला दैट आई वॉज ऑल्सो गुड इन जीके। देन वही है कि मतलब एक बेस, जर्नलिज्म का बेस ही वही है, जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जर्नलिज्म का सबसे बड़ा बेस ही वही है। सो आई वॉज गुड एट इट। मैंने वही बोला दैट आई वॉज नॉट गुड इन अदर सब्जेक्ट्स बट आई वॉज गुड एट दिस। तो एनी हाउ आई न्यू दैट इन क्लास 8 कि मैं तो इंजीनियर नहीं बन सकती। When you are reporting on any news, XYZ, political हो गया, non political हो गया, sarcastic humor हो गया, whatever, how important is to keep objectivity there कि एकदम balance रहे, you can't lead towards the left or the right. How important do you think is objectivity is when you are reporting on a news matter? I think first of all कि क्या information out है, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी पुलिस वाले से कॉल करके नहीं पूछूं कि उस जगह की हालत क्या है। मे बी आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मे बी ये हो सकता है कि न्यूज़ में ऐसा है कि 6 लोग मारे गए, बट असल में 5 या 4 लोग मारे गए। कभी कभार ये ऊपर नीचे हो जाते हैं आंकड़े जब हम लोग जान रहे होते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कभी कभार क्या होता है कि यू जस्ट कीप दैट असाइड। कुछ जो फैक्ट्स है जो आपको लगता है कि फिशी हो सकते हैं वो साइड में रख दो, और तब तक आप ऐसी कुछ कंटेंट बना दो सामने। बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, राइट नाउ आई एम ऑल्सो कंटेंट मेकर, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरे साथ के जो हैं उनसे मैं कैसे कनेक्ट करूंगी। तो कंटेंट वैसे बनाना पड़ता है। सो आई हैव टू वेरी कीप अ वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ न्यूज, और यू कैन से इंफॉर्मेटिव। तो बैलेंस कैसे बना के रखती हो फिर? तो मतलब जैसे कंटेंट बना रही हो and it has to be factually correct also. Yeah. So how do you maintain that balance and then put out content? How do you do that then? Few of the facts तो match है ना। जैसे मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, मान लो कि उसमें इतने लोग घायल हुए हैं, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं। अब आप एक न्यूज में देख रहे हो ये है, एक न्यूज में ये दिया गया है। सो यू चेक फैक्ट्स, और अगर वही नहीं है तो यू जस्ट कॉल टू फ्यू सोर्सेज जो हमारे सोर्सेज हैं, उनसे कॉल करके पूछ लो कि वहाँ पर क्या हुआ है। देन दे मेक अस कनेक्ट टू अदर पीपल ऑल्सो, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और बैलेंस करने की बात है तो कुछ न्यूज़ हो सकती है जिसमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े। अदरवाइज जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मेरी जो आजकल वीडियोज़ आ रही है वो आ रही हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं। तो बेसिकली उसमें मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती बैलेंस करने के लिए। इफ यू आर इन दैट कन्फ्रम कि मतलब
एक बार ये मेरे को पता चल गया कि ये फैक्ट है, ये ऐसे रिपोर्टिंग हुआ है और दूसरे चैनल ने ऐसे रिपोर्ट करा है और मेरे को लग रहा है कि पूरी पिक्चर नहीं है, देयर नीड्स टू बी मोर फैक्ट चेक दिस न्यूज़, राइट। तो उसमें हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव दैट सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं जो उस तरीके से पब्लिक में नहीं आती और वो सिर्फ कुछ सेक्ट्स हैं, मान लीजिए कोई लेफ्ट लीनिंग वाला या कोई राइट लीनिंग वाला जो अपने फायदे के लिए वो न्यूज़ निकाल रहा है, तब मुझे इतना आइडिया आ जाता है कि मुझे इससे दूर रहना है। मैं इस चीज़ पे पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये फेक न्यूज़ हो सकती है। और जो फेक न्यूज़ का पूरा जो वो है अभी फैक्ट्री है, वो मोस्टली ऐसे लोग निकाल रहे हैं जो चाहते हैं कि वो एंटी गवर्नमेंट हो, क्योंकि अभी ज्यादा लोग अटैकिंग मोड पे हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाकर बोलेंगे। सो यू हैव टू फैक्ट चेक कि मतलब कितनी चीजें कैसे हुई हैं। तो मैं एग्जैक्टली एकदम पढ़ती नहीं हूँ न्यूज में, टेक अ लेट टाइम, एक दिन का टाइम लो, लेकिन फैक्चुअल न्यूज दे दो। ये नहीं कि बस अभी आपको पता है वहां पे ऐसा कुछ और अपने आपने खुद के ओपिनियन दे दिया। सो आई डोंट पुट माई ओन ओपिनियन, इट्स लाइक मतलब जो न्यूज आई है देन आई क्वेश्चन द पीपल कि आपके क्या व्यूज है। मतलब यू हैव टू डू दैट चेक ऑन योर ओन आल्सो। यस, दैट्स वेरी बिग थिंग, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम देखते हैं कि एंकर्स को जो न्यूज मिल गई बस वो सामने से पढ़ के बोल देते हैं। वो चीज तो मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम डूइंग होनली सोली अलोन। राइट। मोस्ट ऑफ योर कंटेंट इज डिजिटली अवेलेबल। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द मेजर डिफरेंस डू यू थिंक इज इन द डिजिटल लैंडस्केप ऑफ थिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक लैंडस्केप? मतलब ज़्यादा हाउ आई पुट दिस, फ्रीडम कहाँ पे है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटाइज होके आती है चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वे यू हैव एन एडिटोरियल टीम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अनसेंसर्ड कुछ बातें ऐसे हो सकती हैं जो आप रेगुलर मीडिया आउटलेट में आप ना कर पाए। तो व्हाट मेक्स यू थिंक द मेजर डिफरेंस लाइज इन? डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो यह है कि अभी अगर हम सेंसिटाइजेशन की बारे में बात करें तो एनी हाउ कुछ न्यूज़ तो ऐसे आती है कि हाँ ठीक है, वी डोंट हैव टू मेक दिस फेस कम आउट या वैसे जो भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें तो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो आनी चाहिए सामने, और इसमें तो कोई आई डोंट थिंक सो कि अभी सेंसिटाइजेशन में उतना कुछ है। बट हाँ, इसी की जैसे मान लो कोई अभी एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, ये देहरादून हुआ था, वो हुआ था। सो वो जैसे ही हुआ बस वो आउट था मीडिया में, एंड दे डिडंट सेंसर द पीपल हु वर देयर। या वही नहीं तो कहीं और भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो लोग सेंसर नहीं करते हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज है। और वैसी ही व्हाट इज योर ओपिनियन, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं ना जुड़े हुए। अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी न्यूज थी बट स्टिल यू आर शोइंग इट लाइक कि वो कल्प्रिट्स थे। कल्प्रिट्स भी नहीं थे ना, उनकी भी तो फैमिली है, उनकी फैमिली कोई गैंगस्टर फैमिली से तो नहीं आ रही है। सो यू हैव टू एनी हाउ सेंसिटाइज ऑल दोज न्यूज एनी हाउ। तो जब आप कोई भी न्यूज कवर करते हो, आपको कैसे लगता है कि क्या आपको फैक्ट्स एडिट आउट करने हैं, कुछ रखना है और इस पे मैं ब्रॉडकास्ट कर सकती हूँ? हाउ डू यू मेक दैट डिसीजन? वो डिसीजन कैसे आता है? दुनिया में कोई भी काम किसी की हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। इवन इफ आई सी कि मैंने कॉलेज कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो किसी की हेल्प के बिना नहीं हुआ है। एनी हाउ यू नीड टीचर्स और समवन। सो अगर मैं लिखती भी हूँ सो आई हैव फ्यू पीपल कि मैं उनको भेज देती हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं किसी पे थोप रही हूँ कोई चीज़। मतलब मैंने ऐसी तो बहुत बार होता है। इट्स लाइक कि जब मैं रोस्ट लिखती थी तो जो मेरे एडिटर्स होते थे ना, वो बोलते थे रितिका ये लिख के तो तुम जेल चली जाओगी। तो सबसे पहले वो काट देते थे वो चीज़। तो ऐसा हो सकता था कि अगर वो चीज़ मैं बोलती तो मेरे अगेंस्ट तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते। सो एनी हाउ आई नीड सम एडिटर्स। इट्स लाइक कि अगर स्क्रिप्ट बहुत लूज सी हो रही है, अगर बहुत ढीली जा रही है, सो दे विल एनी हाउ पुट सम गुड वर्ड्स इनटू इट। और ये भले ही हम बोलते हैं कि हम अकेले काम कर रहे हैं बट वी नीड सम सपोर्ट इन केसेस। बट होता है कभी कभार व्हेन आई डू नॉट हैव एनीवन टू गाइड मी कि क्या स्क्रिप्ट है, कैसे है, तो आई डू इट माई वे। और कभी कभार वो ऐसा चल जाती है दैट उसमें मैं कभी एडिट नहीं करती मोस्टली, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जैसा होगा देखा जाएगा। आई पुट इट, वो चल जाती है, नहीं चलती तो नहीं चलती। तो मतलब अभी क्या लगता है तुम्हें, मतलब व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट जर्नलिस्ट पर से आर फेसिंग राइट नाउ? व्हाट क्या चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज ही है कि जर्नलिज्म अब गली गली में है।
इट्स लाइक दुकान दुकान खुल चुकी है हर एक उसकी। मैं घर से भी निकलूंगी तो कम से कम मुझे 5 ऐसे आउटलेट्स दिख जाएंगे जिनका मैं कभी नाम ही नहीं सुनती, और वो या उनके नाम रोज बदलते जाते हैं। तो एक महीने वो कुछ नाम रखते हैं, दूसरे महीने वो कुछ और नाम रख लेते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप फेसबुक खोलोगे या कोई भी मीडिया चैनल खोलोगे, सो यू विल फाइंड सम रैंडम पीपल हु आर डूइंग जर्नलिज्म। वो जर्नलिज्म बस टॉप टर्म है, पत्रकारिता है तो एक टॉपिक वो हो गया कि ठीक है, अच्छा आप क्या करते हो, मैं फोन लेके निकल जाता हूँ, कैमरा लेके निकल जाता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। अरे बट व्हाट चेंज आर यू ब्रिंगिंग इन द सोसाइटी? जर्नलिस्ट का काम सिर्फ ये थोड़ी ना है कि वो कैमरा और माइक लेके निकल गया। सो is there any change that you're bringing in the But society? that's basically citizen journalism, मतलब बोल सकते हैं, because when I covered this खड़िया खनन वाला issue also and देवलसारी का गांव वाला issue, so anyhow I connected people to the public. तब जाके लोगों को पता चला अच्छा देवलसारी में ऐसा कुछ हो रहा है, लोग हाथ से खोद कर वो बना रहे, सड़क बना रहे। तब जाकर अब बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठकर तो नहीं बोल सकती हूँ ना दिन भर, वो जर्नलिस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी स्क्रिप्ट कोई और लिखता हो और सामने टेलीप्रॉम्प्टर। सो बीइंग अ जर्नलिस्ट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि वही बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन के बारे में एक्टिव रहना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर गली में आज की डेट में जर्नलिस्ट है, एंड दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। तो इसके साथ कुछ थ्रेट्स भी आते हैं, ऐसा 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 भी ऑब्वियसली आते हैं। हाँ, तो मतलब एक्सपैंड थोड़ा बताओ उसमें कि अगर क्या मतलब कुछ हुआ है या मतलब पॉसिबिलिटी है? इट इज एवरीडे शो जो थ्रेट्स वाला है। इट इज क्वाइट मतलब जिस दिन वो थ्रेट्स आते हैं ना तो थोड़ा किक भी मिल जाती है कि एक लाइक मतलब ऐसा होता है कि ओ हमने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करा है, भले ही वो कौन सी ऑडियंस को गया ये नहीं पता। लेकिन अगर वो देखो, अगर उस चीज में आपकी साइड वाले ही आपको गाली दे रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, और उसी चीज में आपकी साइड वाले मतलब अप्रिशिएट कर रहे तो बढ़िया बात है ही, और दोनों साइड वाले गाली दे रहे तो खैर वो तो अलग बात है। लेकिन आई हैव गॉट मेनी थ्रेट्स अभी तक। यार मेरा तो 3 साल का करियर अगर मैं वैसे देखूं वीडियोस में, इट्स लाइक 3.5 years, और मैंने इतनी थ्रेट्स उस चीज में ले ली है बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि वो अचीवमेंट है, तो मुझे नहीं पता वो अचीवमेंट है क्या है, क्योंकि बिकॉज आई फेस दैट ऑल अलोन। और वो एक मेंटल वो भी हो जाता है कि शिट इसके बाद क्या करना है। आई डोंट हैव एनी लॉयर वाली नॉलेज, है ना, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो आई ट्राई कि मैं वो जो न्यूज कंटेंट या कुछ भी ऐसा है जो मैं लिख भी रही हूँ वो थोड़ा सोच समझ के लिखूं, क्योंकि हमारे पीछे तो फिर सिर्फ यही लोग नहीं है ना जो हमसे इनसिक्योर है, उसी के साथ साथ वो लोग भी हमारे पीछे हैं जो बस बंदूक लेकर खड़े हैं कि ये कुछ बोले और हम FIR करवाते। तो मैंने ऐसे वाले सिचुएशन में who do you take advice from? I don't know, मतलब I have taken advice from those people who मतलब जिन्हें मैं सोचती हूँ कि जिन पे FIR हुई है या जिनके साथ ऐसा कि इसको पता होगा। right. So something happened recently, very recently. I was working in a channel, तो वहाँ किसी मिनिस्ट्री या किसी से कॉल आया कि रितिका चंदोला को हटा दो बिकॉज शी कवर्ड देवलसारी वाला इशू। तो मुझे वहाँ से प्रोड्यूसर का कॉल आया कि रितिका यार ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसी क्या न्यूज डाली तुमने हमारे उससे। मैंने बोला नहीं सर, दिस इज समथिंग कंफ्यूजन, देयर इज सम कंफ्यूजन, और ये लोग जो भी हैं ये शुरू से मेरे अगेंस्ट हैं। सो इट्स लाइक कि मैं कहीं भी उनको दिख जाऊं दे विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट मी। मैं उनको नाम बता नहीं सकते बिकॉज दे आर लाइक क्वाइट इन आवर वे ओनली। तो सीधे मैंने कॉल लगाया एक ऐसे इंसान को जिन पे ऑलरेडी इतनी FIRs हुई हैं मीडिया से ही। मैंने बोला कि क्या करना है इसमें बोलते कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स। और ऐसे लोग तो रोज ही आते रहेंगे, और देखा भी जाए तो ऐसे लोग रोज आते हैं। मतलब देयर आर मेनी पीपल लाइक हु आर वर्किंग विद अस ओनली, और वो रोज कुछ ना कुछ पॉलिटिकली हार्म करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब एक वो मीडिया रूम पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी चीज होती है। आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड फेज दैट वे। लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैनल आई वाज वर्किंग, इट वाज लाइक कि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर धीरे 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 मैंने देखा कि मीडिया चैनल्स में सारे लोग ऐसे होते हैं। आपको नहीं बदलना है लोगों को, आपको ऐसे ही रहना, वो ऐसे रहेंगे। जब न्यूज बाहर जाती है तो ऐसा नहीं है कि इट्स रॉ, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सेंसरशिप। What is your opinion on censorship और कितनी होनी चाहिए? Reporting news for that matter. अभी you just mentioned
that accident in that सबसे बड़ा सेंसरशिप तो अभी तहव्वुर आने वाला, आई थिंक दैट दे ओनली सेंड दैट फोटो ना जिसमें वो उल्टा खड़ा है, तो अभी देर नहीं काफी पिक्चर्स अभी आई हो सकता है कि फोटोज आए, बट द वेरी फर्स्ट पिक वाज कि जिसमें वो उल्टा खड़ा हुआ था। आई गेस वहां से वो देखना चाह रहे थे कि मीडिया का क्या रिस्पॉन्स आएगा, तब जाके और फोटोज आउट करेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो मीडिया सेंसरशिप तो ऑलरेडी है आई थिंक, क्योंकि इतना डिसेंसिटाइज मीडिया होना नहीं चाहिए कि अगर कोई आपके सामने बुरी हालत में और आप उसके आगे कैमरा ले जा रहे हो, उसके बारे में पहले ही नाम आउट कर रहे हो, तो उसमें पहले कंसेंट ले लो फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, फिर जाके वो न्यूज़ सामने आउट करो। लेकिन ये इश्यूज एनी हाउ आज की डेट में आएंगे, क्योंकि हर दूसरे इंसान पे सोशल मीडिया है, हर दूसरा इंसान वो बनना चाहता है कि मैंने सबसे पहले खबर आउट की, है ना। तो इन सारे आउटलेट्स का यही है, सारे मीडिया आउटलेट्स का, तो इन दैट कॉम्पिटिशन, या एग्जैक्टली, तो उस कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि हम क्या न्यूज सामने ला रहे हैं। फेक न्यूज, ओह, इतना कंटेंट अब अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, अब और किसी को ये नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है, कि जेनेसिस इसकी कहाँ से निकली है इस न्यूज़ की। तो कैसे पता करोगे कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, एंड हाउ डू यू फैक्ट चेक इट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? अभी इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक न्यूज फैलाने वाले उस तरीके से कम हो गए हैं, क्योंकि अब अटैक मोड में है। मतलब दो तरीके से लोग अटैक मोड पे आ जाते हैं कि बस मैं इसको पकड़ूं और इस पे मैं FIR करवाऊं। इट इज वेरी अ स्पेस की, मतलब आपको कुछ भी पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचना है। अगर वो फेक न्यूज है, सो पीपल आर बिहाइंड यू, कि मतलब वो आकर आपको बस फेक न्यूज बोल देंगे। अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे फैक्ट चेकर्स भी हैं सोशल मीडिया में कि वो चाहते हैं कि एक ही जगह का फैक्ट चेक करें, like government related things हैं, like who you want me to say the name of the Why person? No, everyone knows him. Not only that, उनका चैनल बता दो। बालू बालू की तरह बस लगे रहते कि कैसे उसको नोच दें, कि आप अपनी साइड की भी तो फैक्ट चेक करो ना, आप वो तो देख ही नहीं रहे हो। अगर अपनी साइड वालों को बचा रहे हो और दूसरी की साइड वालों को बस गिराने पे लगे हुए हो। सो फैक्ट चेकिंग इज ओनली लिमिटेड टू पीपल। अगर आप कर रहे हो तो दोनों तरफ से, दोनों पक्ष का सुनो, है ना। अगर आप ये दिखाते हो कि आप एक जर्नलिस्ट हो, आप एक फैक्ट चेकर हो, और लोग आपको देखते हैं, तो आप क्यों मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो? फैक्ट चेक पे तो मतलब लोगों ने किताबें लिख डाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब किंग्स एंड क्वींस बन के बैठे हैं, दैट वी नो एवरीथिंग एंड दिस मस्ट हैव हैपेंड, दिस मस्ट हैव हैपेंड एंड दिस हैज हैपेंड में बहुत फर्क होता है। तो वो चीजें आजकल न्यूज सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अभी जैसे कितनी सारी न्यूज ब्रेक हो रही है, पिछले 6 मंथ्स को ले लेते हैं, वी वांट, इतना इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, देयर इज न्यूज एवरी डे। तो अभी इतने टाइम में ऐसा कोई न्यूज है विच इज एक्चुअली इम्पैक्टेड द पब्लिक ओपिनियन? आई डोंट नो, मतलब अगर वो दंगे कराने के लिए तो कुछ न्यूज हो सकती हैं ऐसी हो। लाइक व्हाट? मतलब क्या एनी स्पेसिफिक न्यूज दैट यू थॉट हैड अ मेजर और प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक? ऑन पब्लिक आई एम नॉट अवेयर कि मतलब ऐसे पब्लिक को किसने इन्फ्लुएंस किया होगा। लाइक से फॉर इंस्टेंस जैसे अभी ये औरंगजेब का वो हुआ, हाँ, सो मतलब एंड देवर राइट्स इन नागपुर, राइट, बट उसके उसमें ये आया दैट देयर वाज सम मिस इन्फॉर्मेशन कि उसमें कोई समुदाय विशेष की चादर जलाई जा रही थी, तो उसके बाद वहां पर दंगे भड़के। सो उसके दंगे भड़के तो इफ्तार करके वहां से लोग आ रहे थे, और वहां पर अचानक से ही इतनी ज्यादा वायलेंस हुई, इतनी ज्यादा आगजनी हुई कि मतलब दैट एंटायर प्लेस वाज लाइक रकस्ड। तो ये सारी न्यूज तो है, एंड आई डोंट नो कि उसने पब्लिक पे क्या अपना ओपिनियन बैठाया हो, लेकिन एक ओपिनियन कुछ लोगों पे ये बैठाया गया कि जैसे छावा मूवी आई, तो उसके बाद लोगों में ऐसा कुछ आ गया अंदर से कि बस वो जाकर लोगों में दंगे फैला दें। क्या मतलब? I don't know, I haven't seen the movie. Have you seen the movie? Yeah, I've seen it twice. You've seen it twice? Okay, अच्छा। तो थीसिस लिखवाना पड़ेगा, 2 बार देख के आई है। तो मतलब क्या है, 2 बार देखी हूँ मैं, तो आई एम प्रीटी श्योर मतलब you would get the nitty-gritties of the content and all of that. Was there actually something very offensive to the other community? ऐसा कुछ था या फिर? It is a film based on true events, and those events were never taught in your schools. You were taught about such people who were framed like leaders, like but who were not really leaders.
who are not to be said really are leaders. मतलब आपने संभाजी महाराज के बारे में कितना ही पढ़ा होगा, मैंने कितना ही पढ़ा होगा, लेकिन आपने और मैंने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है. हमारी बुक्स में अकबर द ग्रेट करके एक चैप्टर होता था, वो हमने पढ़ा है. हम ये वाले इनको जानते हैं, बट वी नेवर नो कि ठीक है छत्रपति शिवाजी भी कोई थे या इनके उसमें भी था, कोई लेनेज में ऐसे कोई लोग थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए. और ये तो वो लोग हैं जो मराठा एम्पायर से हैं. देयर मेनी अदर फाइटर्स, देयर मेनी अदर रूलर्स जो जिनके बारे में शायद वो बातें आज की डेट में कहीं खो चुकी हैं. तो छावा इज जस्ट अ मूवी. छावा में बल्कि उसका नाम संभाजी महाराज भी नहीं था. अगर आप, और ये लोग जिन्होंने दंगे भड़काए हैं, आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने छावा मूवी देखी भी नहीं है. तो वो लोग हैं जिनको बस एक दो चीजें बोल दी गई, भड़का दी गई, और उसके बाद जाकर वो लोग, मतलब ऐसी न्यूज तक आई कि जो फीमेल पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी उनके साथ बदतमीजी की गई है. तो वो कैसे लोग हैं, वो कैसे औरंगजेब फैन क्लब से आते हैं कि मतलब वो पागल हो जाते हैं ऐसी न्यूज सुनकर. तो बेसिकली अगर आप यहाँ दंगे वंगे देखते हो तो मैं तो उनको छोटे छोटे औरंगजेब बोलती हूँ कि छोटे छोटे औरंगजेब भड़क चुके हैं. तो वो क्योंकि उसके फैन क्लब से आते हैं. साफ सीधी बात है. अगर आप ऐसे शासक को देखते हो एज योर आइडल, बच्चे बच्चे मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि था तो औरंगजेब ही था. तो ये आप इस भूमि पर हो, आप छत्रपति शिवाजी की भूमि पर हो, उनको क्यों नहीं आप लोग आफ्टर कर, उनको देखो ना, वो क्यों नहीं आपके आइडल्स हैं, उनके बारे में आप कुछ भी बोल दोगे. तो ये सारी चीजें आई एम प्रीटी श्योर कि जो छावा मूवी पे ये दंगे कर रहे हैं उन्होंने देखी ही नहीं है. कश्मीर फाइल्स किसी ने देखी नहीं थी उस टाइम, वो लोग अनशंट बोल रहे थे. मतलब आई नो सच पीपल जिनके साथ मैं डिबेट कर रही थी एंड दे वर नॉट रेडी टू वॉच सच फिल्म्स. क्योंकि आप जब दोनों पक्ष की बातें सुनने में ही कंफर्टेबल नहीं हो तो कैसे आप बोल सकते हो कि ठीक है आप कुछ बोलने लायक हो. जब इंसान दोनों पक्ष की बातें ही नहीं सुन सकता वो कैसे जजमेंट लेगा, वो तो फिर एक ही पक्ष का लेगा ना. अगर वो यही देखते आया है कि कश्मीर ऐसा रहा है जहां पर लोगों को सप्रेस किया गया है, मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया है, कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो तो यही चीज बोलेगा ना. अगर आप एक बार वो फिल्म देख लो, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए फिल्म्स बनाई जाती हैं और जो रीडर होता है वो खुद ही कंटेंट छांट के पढ़ लेगा. क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह जहाँ पे फिल्म्स बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पैदा करती हैं. तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आती हैं. इनफैक्ट इमरजेंसी आई. इमरजेंसी वाज अ न्यूट्रल फिल्म. अगर आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी, तो इमरजेंसी इज अ वेरी न्यूट्रल फिल्म जिसमें इंदिरा गांधी का वो भी दिखाया गया है कि व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू, है ना. उसका मेंटल ब्रेकडाउन भी दिखाया गया है. एनी हाउ एक्टिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो अलग चीज है बिल्कुल. बट उसको अगर कोई बोल रहा है कि वो एकदम राइट थी, वो मूवी राइट मतलब वैसे नहीं थी, उस नैरेटिव से नहीं बनाई गई है. वो बनाई ही इमरजेंसी के ऊपर है कि इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था. और अगर कोई बोले कि ऐसा नहीं हुआ था, सो देयर आर फैक्ट्स, यू कैन गो एंड फैक्ट चेक कि ऐसा हुआ था, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको मैटर. और ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी की फैमिली ट्री में भी सबको पता है कि क्या हुआ था. सो सिमिलरली गोज लाइक छावा, वही लोग देख भी पाएंगे जिनकी हिम्मत है वो मूवी देखने की, और शायद उसके अगेंस्ट भी वो नहीं बोलेंगे जिन्होंने देखी होगी. तो क्या व्हाट डू यू थिंक, इसमें माइंडसेट प्रॉब्लम है या पीपल आर सो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट सर्टेन फैक्ट्स, या उनको लग रहा है कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे we will be put on the spotlight, हमें ऐसा लग रहा है हमें बुरा दिखाया जा रहा है. what do you think, is this a mindset issue या क्या है? माइंडसेट का तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि पिछड़ापन बहुत है सोसाइटी के. एक पार्ट में पिछड़ापन है. अगर वो इतनी सी चीजों से भड़क जा रहे हैं, सो दे आर नॉट फ्रॉम द लिटरेट सोसाइटी. हो सकता है कि जो उनका दिमाग चेंज कर रहे हो वो लिटरेट हो, लेकिन वो खुद नहीं कूदेंगे ना उस दंगे में या जो भी है. सो दे विल चूज सच डम पीपल, मतलब ऐसे ब्रेन वॉश्ड पीपल जिनको इन्फ्लुएंस किया जा सके वो करने के लिए. वो एक तो क्रिमिनल माइंडसेट है ना जो ये सारी चीजें करा रहे. तो हर एक दंगे के पीछे कोई ना कोई क्रिमिनल मिलेगा ऐसा जो ये ब्रेन वॉश करके लोगों को दंगे. कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. या फिर इज इट ओनली स्पेसिफिकली वन कम्युनिटी के यहाँ से कि वो ज्यादा इनसिक्योर है, वहां से ज्यादा प्रेशर आ रहा है? इज दैट द केस? ऐसा तो नहीं है. मतलब क्रिमिनल किसी भी उससे हो सकता है, कैसा क्रिमिनल तो कैसा भी हो सकता है ना. वील नॉट सी द दैट वे. बट हाँ, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो शोषण किया है वो किस रिलीजन की वजह से, और नॉट ओनली इंडिया, हर एक देश में. तो वो कौन करता आ रहा है, वो जितने भी अटैक्स है, भले वो 9/11 है या 26/11 है या कोई भी है, तो वो कौन करता आ रहा है वो तो हमें पता ही है. तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं. वो उन लोगों को भी पता है कि हमारी ही
ये सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं, तो वो माइंडसेट का तो बहुत बड़ा फर्क है उस चीज में, क्योंकि अ, बचपन से ये मतलब वो एक फिल्म देखी आपने जिसमें के मेनन बैठे होते बोलते हैं इनकी खून में ही Sure, ऐसे you talk about हाँ श्योर that was basically a fun fact that was made by Anurag Kashyap. He's a known left-leaning Yeah. individual. So basically वो narrative वैसे करने वाले थे left leaning, but अभी for the time being क्या हो गया, for the past 1.5 2 years or so उसका वो क्लिप निकाल के उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, वो राइट विंग को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो, बिकॉज जो डिलीवरी कर रहे हैं व्हाट ही वांट्स टू कन्वे एंड ऑल ऑफ दैट. सो या सॉरी कंटिन्यू. तो ये चीजें हैं इन सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं तो माइंडसेट में बहुत बड़ा फर्क है. अब वो क्यों है, वो इसलिए भी हो सकता है कि देखो भाई दूसरी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, वो गलत है, या वो अपना, अब आप ये मान लो कि कोई नवरात्र में कोई झांकी निकल रही है या कोई दुर्गा माता की वो निकल रही है, आपका क्या तुक बनता है कि आप उसमें पथराव कर रहे हैं, है ना. तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं. अगर आप और मैं इस पर बात कर रहे हो, खैर वो तो हमारी फ्रीडम है कि हम लोग इस पर बात कर पा रहे हैं, लेकिन माइंडसेट में तो बहुत बड़ा अंतर है जो लोग. तो रीजन क्या है इतना पोलराइजेशन होने का? ये पहले से था, हो गया, या मीडिया करवा रही है, मीडिया का रोल है? मीडिया थोड़ी ना बीच में जाके बोल रहे जाओ पत्थर करो, हम तुम्हें शूट करेंगे एंड वील रिकॉर्ड यू गाइज एंड वील गेट द टीआरपी. तो मीडिया का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं हु कॉल देमसेल्व्स learned people, literates, elite class, they enjoy doing all this. और ऐसे लोगों पर लोग अक्सर बातें करते हैं. फॉर इंस्टेंस अरफा खानम शेरवानी और राना आयूब जो बाहर बैठकर बोलते हैं, तो उन पर तो लोग बोलते ही है, बिकॉज दे थिंक दैट they are enjoying their own freedom, but they don't know what they're doing to their own community. It's 2025 right now. We are growing at about somewhere around 6.5 to 7.5% per annum GDP. जो इवॉल्व हो रहा है, हम एज ए कंट्री इवॉल्व हो रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हो? लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है जैसे इकोनॉमी हम ग्रो करते हैं? लोगों की फाइनेंशियल लिविंग में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, बी इट्स थ्रू स्टार्टअप्स. बहुत बड़ा अंतर आया क्योंकि लोगों ने खुद भी अपने बिजनेसेस चलाने शुरू कर दिए हैं, भले ही वो गवर्नमेंट फंडेड हो, भले ही वो खुद जाके फंडिंग्स ले रहे हो. और काफ़ी चीज़ें अभी सोसाइटी में हम देखें तो लोग अब खुद से भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इवन इफ दे आर नॉट रनिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर ओन एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ ह्यूज अमाउंट टू द सोसाइटी ऑल्सो, टू द GDP ऑफ इंडिया. तो वो सारा हम देख सकते हैं एंड मैनी थिंग्स लाइक दैट कि इंडिया हर एक चीज़ में ग्रो कर रहा है. मतलब आज से आप 10-12 साल पहले का इंडिया देख लो, या आज से आप 1 साल पहले का भी इंडिया देख लो, हर साल में एक अलग इमेज बनती जा रही है हमारे देश की. तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है. और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिसे पूरा विश्व में जाना जा रहा है, तो वो आप समझ लीजिए मतलब कितना बड़ा अंतर ला रहा होगा. मैं कोई ऐसे फैन गर्ल बैठ के बात नहीं करूँ कि ओ माय गॉड की मतलब, बट एक इम्पैक्ट होता है कि लेफ्ट वाले, राइट वाले, कोई भी इंसान हो, उनसे अगर आप ये सवाल पूछोगे दैट इफ नॉट मोदी देन हु, so they don't have that answer, that if not Modi then who. So there is like India is right now GDP में भले ही अभी नंबर पे हो नीचे, but in the image India सबसे टॉप में अभी. इंडिया के बिना अभी कुछ चल नहीं रहा है पूरे विश्व में. उसका क्या रीजन लगता है तुम्हें? क्या है रीजन? The power. सिर्फ नरेंद्र मोदी और somebody else, or like a country FDI हो गया, foreign direct investment, money coming in, dollars coming in. Yeah, the business and the economy सबसे बड़ा रोल उसमें है. और अभी like the most relaxing thing was कि 12 लाख से नीचे वाले तो वैसे ही टैक्स नहीं भर सकते. So काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ पे चेंजेस आए हैं. और अगर देखें कि कांग्रेस के टाइम में बहुत कुछ अलग था, बिकॉज मैं तो अभी अर्निंग करनी शुरू, अगर मैं तब कमा रही होती तो शायद मैं चेंजेस का बता पाती, बट स्टिल देयर वाज अ वेरी बिग चेंज. काफ़ी चीज़ें, कभी कभार तो ऐसा होता था कि कांग्रेस के टाइम में लोग अपने प्रधानमंत्री को ही नहीं जानते हैं. अगर किसी से पूछ लो हमारे प्रधानमंत्री कौन है तो उन्हें ही नहीं पता होता था. और अब की डेट में बच्चे के मुंह पे वो है. क्यों है? बिकॉज डाउन टू हर एक चीज़ उस चीज़ का इम्पैक्ट आया है.
और ये चीजें देखने के लायक हैं कि कैसे बच्चे बच्चे को उसके बारे में पता है। तो जब बच्चे बच्चे को प्रधानमंत्री का नाम पता है, मतलब प्रधानमंत्री का कुछ तो इम्पैक्ट ग्रास रूट लेवल पे, मतलब हर एक चीज, भले आप सबसे आखिरी गांव में जाओ, सबसे पहले गांव में जाओ, गांव गांव जाकर घर घर जल वाला जो स्कीम, आई हैव सीन दैट, तो हर एक घर में आपको नल दिखेगा और उसमें जल दिखेगा। तो इससे बड़ी कोई चेंज शायद देखा नहीं जा सकता। शौचालय बनाए गए, हर एक चीज, जिसमें सबसे ज्यादा हम उत्तराखंड के जो गांव है वो भी जूझ रहे थे। लेडीज को प्रॉब्लम होती थी, अभी तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ ऐसे गांव है जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज को उसमें उठा के ले जाया जाता है स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल्स तक। तो वो तो उनके ज्योग्राफिक चीज की वजह से है। तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी चेंजेस आने चाहिए। अभी तो हॉट टॉपिक चल रहा है वक्फ का, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, इट्स बिकम अ लॉ नाउ, एंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल, पीपल हैव बीन वेरी अपसेट फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो थोड़ा इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ स्लाइट बिट ऑफ एन आइडिया अबाउट व्हाट वक्फ इज एंड व्हाट वाज द होल कंट्रोवर्सी अबाउट, थोड़ा सा उसमें। आई थिंक वक्फ ने किसी कम्युनिटी को तो हार्म नहीं करा, लेकिन कम्युनिटी के लीडर्स ज्यादा हार्म हुए हैं इन दैट सेंस। जब आप पार्लियामेंट, क्योंकि अभी तक तो हम वक्फ के बारे में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही सुनते आए ना, उसकी जो रियल चीजें हैं वो हमारे अगल बगल पहले से ही थी। हमें फर्क नहीं पड़ा था वक्फ क्या है क्या नहीं है, वो तो अब आया ना टर्म, जब दोबारा से गवर्नमेंट लेकर आई है और वक्फ पर इतनी बड़ी बहस छिड़ी है। पूरा 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, इनफैक्ट वो 2 बजे 3 बजे तक चली थी लोकसभा की, तो जो पूरी की पूरी बहस थी रात के 2 बजे तक। तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि ऐसी चीज पे बात की जा रही है और लोगों को पता नहीं था, क्योंकि डिफेंस और रेलवे, काफी एमपीज अपने कुर्ते पजामे में भी आ गए थे, हाँ, चप्पलों में भी आ गए थे, राइट, विदाउट नेमिंग। वक्फ वाज अ थिंग, एक तो लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, जानते भी थे तो कोई बात करना समझता नहीं था, क्योंकि डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा जो लैंड है वो वक्फ की है। और मैं अभी किसी से बात कर रही थी तो मैंने बोला यार देखते देखते इफ देयर इज नो कंट्रोल ऑन द वक्फ डोनेशंस, तो हो सकता है कि डिफेंस और रेलवे से भी आगे जाकर वक्फ पे सबसे ज्यादा लैंड आ जाए, तब क्या होगा। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बात होनी चाहिए थी, जिस पर एक्ट आना चाहिए था। एंड आई वाज गोइंग थ्रू सम डेटा ऑल्सो, तो देखा गया कि कर्नाटका में ऐसे कुछ वो है मंत्री हैं या पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इलीगली, मतलब वो वक्फ लैंड में ले रखी है अपने अंडर। तो बेसिकली इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी, उस चीज़ में चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड उसमें भी बड़ी चीज़ ये थी कि पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था कि वक्फ का जो लैंड है वो तो बढ़ता गया, लेकिन इनकम कैसे घटती गई, मतलब उनकी जो अर्निंग्स है वट एवर इज कमिंग देयर वो कैसे घटती गई। तो हो सकता है ना कि बीच में घोटाले हुए, उन्होंने अपने मंत्रियों को पैसा दिया और 10 चीजें हुई हो, तो उस चीज पे चेक करने के लिए, उस चीज का ऑडिट रखने के लिए वक्फ पर वो लाना बहुत जरूरी था। इसमें बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो जाता है, सो व्हाई डू यू थिंक? इस पर हिंदू तो नहीं, इस वाले पे हिंदू तो नहीं, बट मुस्लिम ज्यादा होगा, बिकॉज दिस हैज बीन कमिंग फ्रॉम लाइक, ये अभी की आई हुई कोई प्रथा नहीं है। वक्फ इज नॉट टुडेज प्रथा, बेसिकली ये 100 साल से भी ज्यादा होता हुआ है और इसमें काफी सारी लैंड्स है जो वक्फ के अंडर आती हैं। सो बेसिकली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक कि हो क्या रहा है ना, क्योंकि आपके जो ये मेंबर्स बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में वो तो मुस्लिम्स हैं, तो इसी के साथ आपने महिलाएं नहीं रखी हैं अपने मेंबर बोर्ड में, ठीक है। तो वो जो नॉन मुस्लिम कोई नहीं, अब तो हाँ, अब दो रख सकते हैं, 2 नॉन मुस्लिम रख सकते हैं। तो अब महिलाएं पहले नहीं थी, जो निचले वर्ग का मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको, उनमें से किसी को नहीं रखा गया था। जो आपका पैसा आ रहा था तो आप कहाँ पे लगा रहे हो, जब आप उनके डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे हो। आप बोल रहे थे ना कि मतलब माइंडसेट में कहाँ अंतर है। अगर वो पैसा अच्छी जगह लगाया जाता, अच्छी शिक्षा पे लगाया जाता, तो एनीहाउ वो कम्युनिटी और अच्छी से हो जाती। तो वो जो पैसा है अगर वो गवर्नमेंट के देख रेख में आ रहा है तो शायद उससे और अच्छे स्कूल्स बनेंगे और अच्छी चीजों में इन्वेस्टमेंट होगा। हो सकता है जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो और अच्छा काम करना शुरू कर दे, अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाए, अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी जगह लगाए, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकता है। तो ये चीजें हैं एंड वक्फ इज अ वेरी नाइस डिसीजन दैट वे। अब जब उस पर काम होना शुरू होगा तब। इंग्लिश हो या हिंदी न्यूज चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन चैनल्स हैं, व्हाई डू हिंदू मुस्लिम डिबेट्स ऑलवेज वर्क?
सबसे पहली बात कि रिलीजन इज़ अ वेरी सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मेजॉरिटी में हिंदूज़ हैं, फिर सेकंड मेजॉरिटी इज़ मुस्लिम्स, है ना। आप उसको माइनॉरिटी नहीं बोल सकते उस तरीके से। और जो सबसे ज़्यादा हेट्रेड है वो कहीं ना कहीं हमें सामने देखने के लिए मिलती है कि कैसे चीज़ों के बीच में आकर लोगों को गलत प्रूव किया जाता है। भले ही वो हिंदू कम्युनिटी हो, भले ही वो कश्मीर का मुद्दा हो, भले ही वो कहीं का भी मुद्दा हो, उसमें हिंदुओं को ही गलत ठहराया जाता है। नॉट बीइंग राइट अलाइन में वैसे बोल रही हूँ, एक बहुत कॉमन चीज़ में आपको हम मतलब यहाँ पर लोगों को कश्मीरी पंडितों के हालात कितना ही पता थे, या पता भी थे तो इस रूट लेवल तक जाकर नहीं पता थे। तब जाकर इस सरकार ने शायद आर्टिकल 370 पर काम किया, उसको हटाया, है ना। 10 चीजें करी हैं। तो हिंदू मुस्लिम इज नॉट अ टॉपिक इन दैट वे, बट कहीं ना कहीं ये एक मीडिया के लिए टीआरपी का काम कर सकता है, लेकिन ओपिनियन बेस भी हो सकता है। काफ़ी सारे डिबेट्स मैंने देखे हैं जहाँ पर बहुत न्यूट्रल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें अगर कोई हिंदू की साइड से खड़े हैं और कोई मुस्लिम की साइड से, कभी कभार हो जाता है कि हाँ झड़प हो जाती है, वो इंटरेस्टिंग होता है, हमें वो देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है। सो टुडेज टाइम न्यूज़ सिर्फ एक न्यूज़ तो नहीं रह गया है, बट इट इज़ लाइक कि लोगों के क्या वो है, व्यूज हैं, ओपिनियन है, तो वो भी दिखाना चाह रहे हैं। एक मौलाना को खड़ा कर देंगे, एक पंडित जी को खड़ा कर देंगे, उनको लड़ा देंगे और मतलब वहाँ पे कॉमेडी शो चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो एनी हाउ लाइक अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो थोड़ा सा ये कर दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके ओनर्स ये बोलते हो कि भाई ये बिक रहा है, यही दिखाओ। आई डोंट फॉलो सच न्यूज, आई स्वेयर। मतलब मैं खुद नहीं देखती। प्लेजर भी हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। किसको अच्छा नहीं लगता कि शोर कर रहा है। भाई हमारे यहाँ भी एंकर्स हैं जो चीख के हिंदू मुस्लिम करते हैं, लाइव देखते हैं, मतलब हाँ। देख रहे हैं, एड रेवेन्यू आ रहा है तो मतलब लोग तो देख ही रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। जो बिक रहा है वही, मतलब जो दिख रहा है वही बिक रहा है वाला सीन है ना। बट आई डोंट थिंक सो कि वो सारी चीज़ें लोगों के माइंडसेट में कुछ फर्क ला रही है, क्योंकि अगर वो ला रही होती तो रोज ही दंगे हो रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऐसा शायद होते भी आया है। पहले लोग अपने में बात करते थे, अब वो देख रहे कि ठीक है अब सभी बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। अभी मैं एक टाइम मथुरा में थी, तो आई वॉज देयर इन अ रिक्शा। वहाँ से औरंगाबाद एक जगह है, एरिया है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो वहाँ से अपना ऑटो निकाल रहा था, मैं बैठी हुई थी उसमें, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मतलब मुस्लिम ऑटो वाला था हमारा, तो मैंने ऐसे ही बोला भैया ये एरिया कौन सा है? वो बोलता है औरंगाबाद है। मैंने बोला योगी जी ने इसका नाम नहीं बदला? तो पीछे उड़ के देख रहा है, बोलते नहीं अभी नहीं बदला, हो सकता है बदल देंगे। तो इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड कम्युनिकेशन, यू नो। अगर दो कम्युनिटीज बात कर रही है तो ये तो बहुत कॉमन होना चाहिए। ऐसा तो है ना कि मुझे पकड़ के पीटने लग गया, तो वो तो आपका माइंड सेट है ना कि आपके अंदर कितनी हेट्रेड है, हो सकता है तो मुझे पीट देता। तो वो चीजें हैं, और मीडिया में वो चीजें बिक रही है, वो अलग चीज है। एवरीबडी इज यूजिंग एआई, इट्स कम इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, लोग यूज कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी एआई का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा जर्नलिज्म में? विल थिंग्स चेंज? हो सकता है कुछ पोर्टल्स ऐसे हो जो एआई की हेल्प ले रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन एआई सना, उसमें आती है ना आज तक में, और एजेट ये सारे आते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड एंकर, है ना। तो वो सारी चीजें तो है ही जो फेस कर रहे हैं लोग। लाइक इफ आई गो फॉर इंटरव्यूइंग और वो बोल दे कि हमारी एआई सना तो ट्रेंड है, तुम बताओ तुम्हें कितना पता है। हो सकता है एआई सना पे इतने गुणवान हो एआई सना कि ऑन द स्पॉट वो जाकर कुछ भी बोल दे। हो सकता है मेरा दिमाग उस टाइम में ऐसा ना चले, या हो सकता है मेरा चल जाए, बट आई थिंक कि कंप्यूटर विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस इन दैट वे, अगर आप पे वो स्किल्स हैं। क्योंकि कुछ लोग चैट जीपीटी आ गया, ये सब आ गया है, सो दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ इट। तो ये सारी चीजें एक चैलेंज भी हैं, क्योंकि वो इंसान की खुद की एबिलिटीज बहुत नीचे कर देती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? माय ओपिनियन इज कि वन नेशन वन इलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वो मैन पावर और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा था। सो वन नेशन वन इलेक्शंस होना चाहिए, दोनों ही, जनरल असेंबली एंड अदर इलेक्शंस ऑल्सो, ताकि
वो एक सिस्टम बैठ क्या जाए। फायदा होगा? ये चीज एक चैलेंज है कि हमें देखना पड़ेगा कि कैसे सारी जो गवर्नमेंट्स है उनका टर्म हमें साथ में लाना पड़ेगा, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना पड़ेगा। सपोज अभी हमारी गवर्नमेंट है वो 3 साल चली है और अचानक से ये डिक्लेयर हो जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये उत्तर प्रदेश है या जो भी है सबका मिला के वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। प्लस इसमें जो मैन पावर है जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स खड़े होते हैं, आचार संहिता लगती है, 10 चीज़ें होती हैं, तो उसके बीच में आप कैसे ये पूरा प्रोसेस बना पाएंगे, इसको बनाने के लिए भी काफ़ी बड़ी डिस्कशन होनी ज़रूरी है। बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे ही एक दिन बोल के नहीं हो सकता है, एंड इट शुड हैव बीन डन ईयर्स बिफोर, बट इतने सालों के बाद आ रहा है क्योंकि ये तो बहुत एक कॉमन सी चीज़ है ना कि आप देख रहे हो कि एक गवर्नमेंट अभी आई है एंड वी आर गोइंग अगेन फॉर द इलेक्शंस, और उस बीच कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी बिजनेस में दिक्कतें आती हैं, आपकी स्टेट अर्निंग्स में दिक्कत आती है, उसके बाद कैसे वो जो सिस्टम है वो वर्क करना है उसमें दिक्कतें आती हैं। तो हो सकता है कि वो एक टाइम में जितना आप खर्चा लगा रहे हो वो एक टाइम में ही सॉर्ट हो जाए। अगर आप इतना खर्चा 2-2 बारी कर रहे हो, 3-3 बारी कर रहे हो, तो वो एटलीस्ट ये है कि वो एक बारी में हो जाएगा। सो वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड वो, बट उसको करने के लिए बहुत सोच विचार की जरूरत होगी, और हो सकता है वो हो चुकी हो और हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हो, लेकिन इट इज लाइक वन टाइम थिंग भी हो सकता है कि वो एक दिन आ जाएगा। अपोज कर ही रहा है, अपोजिशन उस हर चीज में अपोज करेगा जो गवर्नमेंट लाएगी। ओपोजिशन का काम ही यही है कि वो अपोज करे। गवर्नमेंट कुछ भी बेहतर करने के लिए लाएगी या मान लीजिए कि नॉर्मल चीज भी लाएगी, गवर्नमेंट का ओपोजिशन का काम है कि वो जाकर धरना प्रदर्शन करे। उसके अलावा हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ओपोजिशन वाले बोलेंगे हाँ ये गवर्नमेंट ने सही करा है? दे हैवंट सेड इट इन लास्ट एनी ईयर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और एनीथिंग, तो वो तो उनका काम है। दे विल से एनी हाउ दे विल स्टैंड अगेंस्ट इट। ये यू कम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम आल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट जहाँ पे यूसीसी हैज़ बीन गिवन अ गो अहेड और इम्प्लीमेंट हो गया है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द यूसीसी, और होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और लेफ्ट क्वार्टर्स से इतना अपोजिशन क्यों आ रहा है? उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू किया गया है तो वो एक बहुत बेहतरीन डिसीजन है फॉर धामी सरकार ऑल्सो। धाकड़ धामी की जो इमेज है वो और सामने हमारे सामने आई है, तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है बिकॉज दैट वाज मच नीडेड। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें देख रहे थे, जैसे लव जिहाद के इश्यूज हैं, या अभी लैंड लॉज में भी काम किया जाएगा तो लैंड जिहाद के भी इश्यूज थे, जैसे कहीं पर भी मज़ार बना दी जा रही थी, इलीगली बना दी जा रही थी, इलीगली काफ़ी चीज़ें बना दी जा रही थी। सो दैट वाज मच इम्पॉर्टेंट इन अ प्लेस लाइक उत्तराखंड। उसके अलावा अगर ये यहाँ पे हेल्पफुल है तो वो एक उस चीज़ में है कि उन्होंने लिव इन पे काम किया है। जो लिव इन्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होकर आप पेरेंट्स के कंसेंट से वो कर ले। क्योंकि ऐसे इशू आ जाते हैं कि कभी कभार कोई दूसरे पे केस कर देता है कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, या इसने मुझसे बोला था मुझसे शादी करेगा और बाद में इसने मुझे धोखा दे दिया। सो फॉर लिव इन इट इज़ एन अमेजिंग, वो यूसीसी इज एन अमेजिंग जो सामने से आया है हमारे। डू यू थिंक कि ऐसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? दैट बेसिकली मींस कि लोगों की पर्सनल व्हाई इज द गवर्नमेंट इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल लाइफ? व्हाई इज द गवर्नमेंट कमिंग इनटू माय बेडरूम? मतलब आज की डेट में जहाँ पर चीज़ें इतनी फ्री हो गई हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है, आपके ऐसे तो ब्लिंकिट वाला भी आपके घर तक आ जाता है जब आप फ्लैट में रहते हो। तो मान लीजिए उसने आपके साथ कुछ कर दिया तो आप बोलोगे ना कि मतलब वो मेरे यहाँ तक तो आया था। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का एक वो रोल है कि वो एक सीढ़ी दे दे आपको कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है सो एटलीस्ट यू हैव अ सिक्योरिटी। तो मान लीजिए अगर दो लोग जो प्रेम संबंध में है वो साथ में रहते हैं और बाद में अगर उनका वो रहेंगे भी तो साथ में तभी ना जब वो बाद में शादी कर रहे होंगे, या वो कुछ समय के लिए आ रहे हैं। अगर वो कुछ समय के लिए आ रहे हैं तो वो तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से इट इज़ नॉट अ फाइन थिंग, है ना। क्योंकि अगर मैं इंडियन सोसाइटी भी बोल रही हूँ तो वो सिर्फ इंडियन सोसाइटी नहीं है, आप वेस्टर्न सोसाइटी भी देखो तो लोग साथ में तभी आते हैं मोस्टली जब वो शादी करने वाले होते हैं। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है कि भाई 2 दिन आए और तू निकल तीसरे दिन, ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड इट इज़ अ वेरी अच्छा डिसीजन। क्योंकि मान लीजिए अगर 2 लोग किसी के घर में रह रहे हैं इन लिव इन, और उनको भी पता होना चाहिए कि ये लिव इन में है, भाई बहन नहीं है, ऐसा है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर
क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी चली जाती हैं। Like I said right at the onset कि I've been following your work on X और तुम काफ़ी sarcastic content डालती हो, mimicking politicians and all of that. Who do you think you mimic the best? जो सबसे ज्यादा लोगों को याद है वो तो महुआ मोइत्रा वाला है। उसके बाद सागरिका घोष वाला है। करना है यहाँ पे। No, the thing is that I can't do that here. तो उसमें मैं दिखाती हूँ कि ये बनने के लिए GRWM गेट रेडी विद मी, अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर आपको कौन सा गेट रेडी विद मी है ये? मैं कुछ और ही गेट रेडी विद मी देख रहा हूँ। तो ये एक अलग आइडिया, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे खुरापाती दिमाग में आ गया। एंड वन फाइन डे आई जस्ट बिकेम केजरीवाल, वन फाइन डे आई जस्ट बिकेम महुआ मोइत्रा, वन फाइन डे आई बिकेम बालक बुद्धि की अम्मा। सो एनी हाउ लाइक वो फिर एक अच्छा बन गया। तो उसमें मैं ये करती हूँ कि गेट रेडी विद मी में अगर आपको महुआ मोइत्रा बनना है तो आप क्या करें। तो पहले तो बड़ा चश्मा ले आए, फिर एक बिंदी लगा लें, चीख चीख कर बोले। सो वो करते करते आई जस्ट डू माइमिंग वाला एक्ट और उसमें पीछे से ऑडियो डाल देती हूँ। सो इट्स नाइस थिंग। आइडिया ये कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि मैं गेट रेडी विद मी देखती थी, जो लोगों जो लोग कपड़े बदलते हैं उसमें लोग नहीं, लड़कियां। हाँ लड़कियां लड़कियां या तो लड़के भी वेरी वेरी स्पेसिफिक है ना। तो आई थॉट कि यार देखो वो हम तो वो नहीं कर सकते, हमारे बस की बात है भी तो हम तब भी नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि गेट रेडी विद मी एक अलग तरीके से आगे आ जाए। सो आई जस्ट गॉट अ आइडिया। ऐसे में बैठे बैठे ना मुझे ऐसे फालतू आइडिया बहुत आते हैं, बहुत फालतू है। तो उनमें से शायद ये एक भी था और ये चल गया। इट वाज लाइक रिस्क, बोलते रहे कि रिस्क ले लो। तो आई जस्ट कॉल्ड 1 or 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन कि मैं ना तुम्हें ये भेज रही हूँ, तुम बस ये देखो और तुम्हें कैसा लग रहा है। बोलते रितिका ये क्या है, ये तो बॉम्ब है, तुम कहाँ एक्सप्लोड करने वाली हो इसको। सो आई जस्ट पोस्टेड एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि महुआ मोइत्रा ने उसमें कमेंट भी किया था और वो बहुत स्वीट सा कमेंट था दैट यू आर टू गुड एट इट, कीप इट अप करके। तो उसके बाद तो वो बहुत फेमस हुआ। उस पर न्यूज भी आई कि देयर सम जर्नलिस्ट हु मिमिक्ड हर एंड शी कमेंटेड लाइक दिस। तो वो तो बहुत चला। क्या उसके बाद क्या हुआ? हाँ या फॉर दैट टू बिकम महुआ मोइत्रा फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो टू पल्टन बाजार टू गेट बिग गॉगल्स एंड यू शुड गेट सम 300 रुपए वाला LV का बैग। तो आई जस्ट गॉट वन ऑफ द LVs, तो कर लिया था फिर शूट। और उसके बाद एक बंगाली साड़ी पहननी है चौड़े बॉर्डर वाली एंड पुट सम बिग बिंदी और पीपल सेड दैट आई लुक लाइक महुआ। तो फिर मैंने बोला चलो बढ़िया है। और ऐसी में एक दिन सोनिया गांधी भी दिखने लगी बिकॉज आई जस्ट हैड अ हेयर कट। तो वही है, खुरापाती दिमाग में दोबारा से कुछ आया कि क्या बना जाए। सो मैंने ऐसे ही मतलब यू कैन गिव समथिंग ना यार, मतलब यार बहुत बढ़िया था वो। I really want you to do it. I can't do it without my accessories, you know, yeah. One of them is कि मतलब वो ऐसे ऐसे बोलती है, मेरी आंखों में देखो। सो एक वो चीज है। और फिर सोनिया गांधी भी बने थे, तब बाल थोड़ा सा सफेद कर लिया था एंड आई पुट दैट हेयर बैंड जो ब्लैक वाला लगाती है। तो एक वो चीज थी। What does the normal consumer, जैसे I am a normal consumer of news, of content and all of that, how do I trust which media outlet and how do I know that the content is correct? अब तो आज की डेट में न्यूज तो लोग कम देख रहे हैं, बट पॉडकास्ट का ही अभी जमाना है। तो लोग पॉडकास्ट पे ज्यादा जा रहे हैं कि किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए। एंड विद दैट अगर आप कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखो तो सब में एक बेसिक वही सेम न्यूज आ रही होती है। सो आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये पर्टिकुलर चैनल देखो। बट टू गेन सम गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज यू कैन जस्ट गो टू DD बिकॉज वो एग्जैक्टली वही न्यूज दिखाते जो गवर्नमेंट की है। और अगर आपको कुछ चाइना और पाकिस्तान का वॉर ऐसा कुछ देखना है तब तो आप कोई भी चैनल खोलो, आपको वही दिख जाएगा। एंड अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किस तरीके की न्यूज देखनी है, सो न्यूज तो हर जगह ही है।
एंड दैट इज योर ओन जजमेंट कि आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत. आई कांट सिट हेयर एंड इन्फ्लुएंस यू. आई कैन जस्ट टेल दैट व्हाट आई वॉच, व्हाट आई डू, है ना. अल्टीमेटली यू आर द वन जिसके उसमें कुछ भी फीड्स में आ रहा है एंड यू विल वॉच एनी हाउ. तो अभी कोई बॉलीवुड की न्यूज देख रहे हो, फिर एंटरटेनमेंट की देख रहे हो, सो इट्स ऑल ऑन योर चॉइस कि आप क्या कर रहे हो. It's been an absolute pleasure having this conversation with you. Thank and you. तुम at last आ गए podcast पे. Yeah. So thank you so much. I would want to extend an invitation to you again कि जब भी तुम free हो, so we can have this discussion again. Definitely. Thank you so much. Thank It you was so much for amazing talking on so many diverse topics. And Thank you so much. Pleasure was all mine. Thank you. Thank you. तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद जर्नलिस्ट रितिका चंडोला. आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो और इसी तरह के कंटेंट के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी.